नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। यूपी में राजनीतिक रसूख हासिल किए बिना हर किसी के लिए दिल्ली दूर ही है और अगर इस समय यूपी की सियासत की समीक्षा की जाए तो निर्विवाद रूप से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का रुतबा बुलंद है। उनके बयान देश की सियासी दिशा तय करते हैं और उन पर दिए गए बयान राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियां बन जाते हैं। उनके एक्शन मुद्दे बन जाते हैं और विरोधियों के लिए वो खुद एक मुद्दा है। अब देखिए, लोकसभा में बहस हो रही थी वक्फ बिल पर, लेकिन मुद्दा बन गए योगी आदित्यनाथ और फिर उसके बाद बतौर मुख्यमंत्री उनकी दावेदारी के रिपीट डिलीट की ऐसी राजनीति शुरू हुई कि दिल्ली से लखनऊ तक गर्मी बढ़ गई। जय श्री राम। दिल्ली और लखनऊ की सरकारों में ब्लंडर हो रहा है। दोनों इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे भी टकरा रहे हैं। ये विदाई का समय है। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है। सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का हाल पूछने के लिए कोई है ही नहीं। नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 100 अखिलेश की एक शाह की। 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर, 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। तो तय हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का तीसरा टर्म भी पक्का है। समाजवादी पार्टी कुछ भी बोले, आप मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी के सांसद के बूथ पर बीजेपी कैसे जीती है? वो अपना बूथ नहीं संभाल पा रहा है और ठेका सब जगह का ले रहा है। तो दुष्प्रचार बहुत दिन तक नहीं चल सकता है और जनता जनार्दन इनको देख चुकी है और मुझे लगता है आने वाले समय में इनके लिए और भी संकट खड़ा होगा। क्या मान लिया जाए कि खत्म हो गया योगी की कुर्सी पर लगने वाली कयास बाजियों का दौर? हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, राजनीति में वैसे ही मुद्दे से मुद्दा काटा जाता है। शाह ने रिपीट का दावा किया, अखिलेश ने डिलीट का दांव चलकर जता दिया कि मुद्दा बना रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने चुनाव बाद सीएम योगी की कुर्सी जाने का मुद्दा छेड़ दिया। माना जाता है कि इसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नतीजों पर पड़ा। उसके बाद से कई मौकों पर अखिलेश यादव योगी को लेकर दिल्ली और लखनऊ के बीच मतभेदों की थ्योरी चलाने की कोशिश कर चुके हैं। आप संदेश दीजिए 2027 में कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति चुनाव जीत करके सरकार बनाने जा रही है 2027 में। ये घबराए हुए लोग हैं बीजेपी के लोग, क्योंकि जब से ये चुनाव हारे हैं तब से इनकी भाषा बदल गई है, व्यवहार बदल गया है। पहले तो डरे हुए थे, लेकिन इधर जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है कि थोड़े हिले हुए भी दिखाई देते हैं। हालांकि संसद में गृह मंत्री के बयान से पहले खुद पीएम मोदी बार बार योगी पर विश्वास जता चुके हैं। यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दरअसल राजनीति में बयानों के गहरे मतलब होते हैं। योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के जरिए जातियों को बंटने से रोकने का आह्वान करते हैं। अखिलेश की खुली राजनीति पीडीए की है, लेकिन अगर क्षत्रिय वोटर बीजेपी से नाराज हो जाएं तो नतीजों पर बड़ा असर पड़ता है।
वो ये भलीभांति समझ चुके हैं। लोकसभा चुनावों में राजपूत संगठनों ने खुली नाराजगी जताई, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां करीब 10% आबादी क्षत्रिय मतदाताओं की है। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 7% क्षत्रिय वोटर हैं। योगी आदित्यनाथ खुद क्षत्रिय समाज से आते हैं। बीजेपी को नाराजगी भारी पड़ी। डायरेक्ट योगी की कुर्सी पर निशाना साधने से अखिलेश के दो हित सधते हैं। एक क्षत्रिय वोटर में हलचल, दूसरे ओबीसी के बीच पिछड़ा विरोधी होने का नैरेटिव। बीजेपी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की भूमिका को लेकर साफ है। योगी आदित्यनाथ भी कई मौकों पर केंद्र के साथ अपने रिश्तों की व्याख्या कर चुके हैं। मतभेद होने की बात ही कहां से आ जाती है? मैं आखिर यहां पे पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न बयान न उनके मायने। रिपीट और डिलीट की कहानी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शुरू हुई। 2027 में अभी वक्त है, तब तक और बयान और जवाब और मायने उनके निकलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर छोड़े जा रहे तमाम सियासी शगुफों के बीच योगी आदित्यनाथ मिशन मोड में काम कर रहे हैं। अयोध्या को भव्यता प्रदान करने के बाद अब मथुरा या कहें कि संपूर्ण ब्रज क्षेत्र उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। उनके बयानों में जिस तरह अयोध्या काशी के बाद बार बार मथुरा का जिक्र आ रहा है, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 की लड़ाई का कुरुक्षेत्र ब्रज भूमि बन चुकी है? एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। ये जो विदाई की भाषा है ना, ये विदाई का समय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो। राजनीतिक बयानबाजियों से अलग योगी आदित्यनाथ जिस तरह बार बार ब्रज क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि उनके मन में काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा को लेकर भी कोई प्लान बन चुका है। यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ईदगाह विवाद अदालत में है, उस पर भी सीएम योगी की नजर है। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। आखिर क्या है योगी आदित्यनाथ का मथुरा प्लान? क्या है ब्रज क्षेत्र को लेकर उनकी योजनाएं? क्या 2027 की लड़ाई का बिगुल ब्रज क्षेत्र से ही बजेगा? 27 में तीसरी बार भाजपा सरकार 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नाव में बड़ा सा छेद है। उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी। अगर हम उत्तर प्रदेश का पिछले 8 सालों में विकास देखेंगे तो हमें समझ जाएंगे कि आज प्रदेश की क्या हालत है। आज जो बेटियों का और बहनों का जो हाल है, जो लगातार उत्पीड़न के मामले, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार और पूरा प्रशासन केवल मूर्ख दर्शक बनके रहा है और ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ना ही किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है जिससे कि जो आज के हालात हैं उनको सुधार किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को खोद कर निकालना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इन भारतीय जनता पार्टियों की अब नियत और नीति बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ होली के अवसर पर बरसाने पहुंचते हैं और उन्होंने वहां ब्रज क्षेत्र के विकास को लेकर अपने मन की बात की, जिसके बाद यूपी की राजनीति में मथुरा एक मुद्दा बना हुआ है। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है।
जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ब्रज विकास का ऐलान कई मायने छोड़ गया। ये जो 8 हमने तीर्थ वहां बनाए हैं, मथुरा का है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, बलदेव, इन सब में तो आयोजन होते ही हैं, लेकिन एक एक गांव में ये आयोजन होते हैं और आयोजन में ये टीम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह जाती है। तो एक महाकुंभ के बहाने जो हम लोगों ने प्रयागराज सिटी की कायाकल्प की है, तो उस कायाकल्प के साथ था। दूसरा ये था कि भाई इंतजार करिए, अब उत्सव मनाने का समय आपका भी आने वाला है और वह उत्सव रंगोत्सव के साथ साथ हमारी ब्रजभूमि की आएगी, मथुरा की आएगी, वृंदावन की आएगी और उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे, उस आयोजन को उस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बरसाने में रोपवे सर्विस शुरू हो चुकी है। यमुना के संरक्षण पर काम शुरू हो चुका है। कॉरिडोर निर्माण और बुनियादी सुविधाओं पर योजनाएं हैं। वृंदावन में 16.75 किलोमीटर बाईपास का प्रस्ताव है। योगी आदित्यनाथ के मथुरा प्लान की झलकियां मार्च महीने में होली के साथ दिखने लगी, लेकिन उसका खाका योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही खींचना शुरू कर दिया था। फरवरी महीने में जब उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया तो उसमें ब्रज क्षेत्र विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। अपने बयानों में योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि जब अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। अयोध्या में अवसर मिला तो उसका विकास हुआ और ख्याति विश्व भर में फैली। काशी कॉरिडोर के जरिए बाबा विश्वनाथ के दर्शनों में सुगमता आई है। अब अवसर मथुरा में विकास का है। कहते हैं संगठन में शक्ति होती है और जब संगठन ही साथ आ जाए तो शक्ति बढ़ना स्वाभाविक है। तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ को जिस तरह संघ की सहमति और समर्थन मिल रहा है, वो भविष्य की राजनीति के संकेत देता है। आरएसएस अयोध्या के बाद फिर इस तरह के किसी भी आंदोलन से खुद को अलग रखने की बात कह चुका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मथुरा प्लान पर संघ भी राजी है। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पृष्ठभूमि आरएसएस की नहीं, लेकिन जिस तरह उनके राजनीतिक फैसलों को आरएसएस की स्पष्ट सहमति मिल रही है, वो राजनीतिक लिहाज से कई संकेत देता है। योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आरएसएस कहता है कि सही है। मथुरा और काशी को लेकर संघ का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर कार्यकर्ता चाहें तो वे आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को संगठन नहीं रोकेगा। योगी आदित्यनाथ मथुरा के सनातनी वैभव को लौटाने की बात करते हैं। मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। आरएसएस कहता है कि जो भी मथुरा के आंदोलन में शामिल होना चाहे, इजाजत है। इसे पिछले 50 वर्षों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राम जन्मभूमि आंदोलन संघ द्वारा शुरू नहीं किया गया था। कई साधु संतों और मठाधीशों ने बैठक की, चर्चा की और राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने संघ से समर्थन मांगा और हम इस बात पर सहमत हुए कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करना और मंदिर बनाना आवश्यक था। उस समय विश्व हिंदू परिषद और धर्म गुरुओं ने 3 मंदिरों के बारे में बात की थी। यदि संघ के कुछ स्वयंसेवक इन 3 मंदिरों से संबंधित प्रयासों में शामिल हैं, तो संघ उन्हें रोक नहीं रहा है। आरएसएस ने अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद खुद को सीमित कर लिया था और आंदोलन में अपनी सहभागिता से इनकार कर दिया था।
लेकिन अब आरएसएस को आपत्ति नहीं। क्या ये आरएसएस की जातियों की जमीन पर हिंदुत्व को मजबूत करने की कवायद है या योगी आदित्यनाथ के मथुरा प्लान का प्रभाव? जो धार्मिक स्थल हिंदू समुदाय के थे उन्हें वापस हमें लेना है, और आपके पास ऐसे कोई एक फाइनल लिस्ट होगी कि इतने जो मुझे लगता मॉन्यूमेंट्स है हैं? आप लोगों के पास कुछ ज्यादा अच्छी सोची होगी। हमारे पास तो कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास ज्यादा सोची होगी। आप वो सूचना हमें देंगे तो हम जरूर उसकी जांच करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के व्यक्तिगत रिश्तों के सवाल पर भी योगी सटीकता से जवाब देते हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं रखते, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आप आरएसएस के चहेते बन गए हैं या आरएसएस आपको बहुत पसंद करने लगी है। इसका कारण क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है और स्वयंसेवी संगठनों के लिए एक मॉडल भी है। राष्ट्रनिष्ठा कैसे होती है ये देखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से लोग सीखें। और राष्ट्रनिष्ठा का बिना किसी सरकार के सहयोग के या सरकारी सहयोग की अपेक्षा के अनवरत चलने वाली उस प्रक्रिया का हिस्सा है और 100 वर्षों से निरंतर एक संगठन इस पे लगा हुआ है। लाखों स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो अद्भुत उदाहरण है दुनिया के अंदर, दुनिया को सीखना चाहिए। बहरहाल मथुरा को लेकर योगी आदित्यनाथ का प्लान कुछ भी हो, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की है, जहां सियासत हर वक्त करवट भी बदलती है, मुद्दे भी तलाशती है। बात धर्म से जुड़ी हो तब हलचल और भी अधिक तेजी से होती है। संघ ने जब भी इंटरफेयर किया है या बातें की, उनकी बातों को मुस्लिम समुदाय ने बहुत सम्मान पूर्वक समझा। तो इसमें और डेफिनेटली ये पहल की मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जहाँ भी आपको जहाँ लग रहा है कि कोई डिस्प्यूटेड है, जहाँ बातचीत से, और संघ हमेशा इस चीज़ को हमेशा आगे रखा है कि लेट्स टॉक, बात करें, बात संवाद से होगा। और उसमें ये बहुत अच्छी पहल है और ये हम लोगों के लिए भी एक शांतिपूर्वक एक बहुत बड़ा कार्य भी होगा। सारे सनातनी इससे बड़े प्रसन्न हों। उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर, तो क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट पर भरोसा नहीं? पहली रही बात, अगर वो कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते और कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो मैं इससे सहमत नहीं। योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को लेकर संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के विकास की बात उठाई और धीरे धीरे उस पर काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन विपक्ष बीजेपी और आरएसएस दोनों पर हमलावर है। कंफ्यूज करना चाहिए लोगों का, मानसिक पैदा तनाव में रखना चाहिए। और आपका पता है कि राम मंदिर बनाने के बाद ये लोग 400 पार का बात कर रहे थे, पर लोगों ने दिया है 240। इसलिए ये कार्ड बार बार कहना हिंदुस्तान का जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसका रिजेक्ट करेगी। ये नफरत का कार्ड बार बार हारेगी। तो भागवत तो इसको मना कर चुके हैं। भागवत और हंसबोले में आपस में बातचीत नहीं होती क्या? भाई कोई एक तो झूठ बोल रहा है, या तो भागवत ने झूठ बोला था या अभी हंसबोले झूठ बोल रहे हैं। ये तय करके बताना चाहिए उन्हें। आने वाले वक्त में अगर मथुरा ही यूपी की सियासी लड़ाई का मुख्य अखाड़ा बन जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मथुरा के मुद्दे पर सियासी जंग जैसा मैदान तो अभी से सजने लगा है। कि काशी मथुरा में अगर आरएसएस के वर्कर्स साथ लिए हिस्सा लेना चाहते हैं, उस पर आरएसएस को कोई मना ही नहीं। ठीक है, देखो ये उनकी बात है, उनकी भूमिका है, हम उसके ऊपर क्या बात करें। आरएसएस जो संगठन है, अभी मैंने सुना कि एक स्टेटमेंट और भी आया था कि औरंगजेब की जो मदार है वो रहनी चाहिए और वो पुरानी इतिहास की बात है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये गुड कॉप बैड कॉप की जो खेल है वो सब लोग समझ चुके हैं। जनता के मुद्दे अलग हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा के दावे, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। थोड़ा सा इस पर काम करें, बात करें। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पर अभी चिंतन शुरू किया, अब उसका जिक्र बार बार जल्दी जरूर आ रहा है, लेकिन मथुरा पर बयान अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ ही शुरू हो गए थे। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और
हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। बीजेपी की नीतियों और मुद्दों पर आरएसएस और सीएम योगी के बीच तालमेल की खबरें सामने आती रहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के निराशाजनक नतीजों के बाद जिस तरह योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखरता से लौटे हैं, आरएसएस को उसका समर्थन मिलता दिख रहा है। निश्चित ही योगी और संघ की जुगलबंदी यूपी समेत देश की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकती है। संसद में जब वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही थी तब भी, और अब जबकि संसद से बिल पारित हो चुका है तब भी योगी आदित्यनाथ के तेवर वक्फ बोर्ड को लेकर बेहद कड़े रहे हैं। वक्फ का नया कानून बनने के बाद क्या होगा योगी आदित्यनाथ का एक्शन, इसकी तस्वीर भी उनके बयानों के जरिए दिखने लगी है। कहा जा सकता है कि चुनावी राजनीति की नई जमीन यूपी में तैयार हो रही है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। बोर्ड, ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट खसोट नहीं हो सकती है। अब ये मनमाने पन पर लगाम लगेगी। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था, इस लूट पर अब लगाम लगेगी। इधर संसद में वक्फ बिल में संशोधन हुआ और उधर सीएम योगी एक्शन में आ गए। अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की पहचान भी शुरू हो गई है। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उन सभी वक्फ की जमीनों का ब्यौरा मांगा है और ऐसी जमीनों को ब्यौरों के लिए जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया और आदेशित किया गया है कि सभी ऐसी जमीनों को बाहर निकाल लिया जाए, यानी कि उनको छांटा जाए और जिसके बाद उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट वापस लेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह आदेश इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरीके से पाया गया है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीन, जिस पर जो सरकारी जमीन है, फिर चाहे वो पोखरा की हो, तालाब की है या सरकारी किसी शत्रु संपत्ति की है, इस तरीके की जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली हैं, ऐसा माना गया है। वक्फ के मसले पर पहले से पूरे देश में हंगामा मचा था। सीएम योगी के ऐलान के बाद यूपी में वक्फ का मुद्दा गरमाने लगा। तोहमतों और आरोपों के सिलसिले चल निकले। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। ऐसा है, ये तो बिल आ रहा है, बिल नहीं आया उससे पहले प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। अब जांच होगी, जो प्रॉपर्टियां गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने हटा दी या दर्ज कर ली, वो वापस भी ली जाएंगी और वापस ली भी जाएंगी। जो बिल लाया है, पहली बात तो जल्दबाजी में लाया हुआ बिल है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, सर्व समाज को भ्रमित करने के लिए, और ये पूरी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बिल लाई है। काला दिन है ये, इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। वक्फ के नाम पर कम्युनल ब्लैकमेलिंग के धंधे से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि पूरे वक्फ के सिस्टम को या वक्फ के एक्ट को उन्होंने जो है वो आसमानी किताब बना दिया है और कह दिया टच मी नॉट। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के अनुसार उनके रिकॉर्ड में सिर्फ 2936 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड ने 7,785 संपत्तियों को वक्फ के रूप में रजिस्टर किया है। लेकिन राजस्व विभाग के दस्तावेज में केवल 2,533 सुन्नी और 430 शिया वक्फ संपत्तियों का ही जिक्र आता है। मतलब ये है कि लगभग 98% संपत्तियों का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है।
आंकड़ों के हिसाब से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर भीषण विवाद सामने आ सकते हैं। फिलहाल सारी लड़ाई वक्फ प्रॉपर्टीज पर किए जा रहे दावों और उनके जरिए किए जा रहे सामाजिक कामों पर ही छिड़ी है। व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है और रिफॉर्म इस समय की मांग है। जो जमीनें सालों से वक्फ के नाम पर थीं, अब गहराई से उनकी जांच होगी। सरकार का कहना है कि वो वक्फ संपत्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में लाना चाहती है और इसीलिए अलग अलग जिलों में जांच टीम बनाई गई और रिकॉर्ड्स को खंगालने का काम शुरू हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में काम आसान नहीं होने जा रहा। कुछ मामलों में ग्राम समाज की जमीनें वक्फ घोषित कर दी गई हैं। कई प्लॉट जिन पर सरकारी स्कूल बनने थे वो वक्फ रिकॉर्ड में चले गए हैं। कुछ संपत्तियां व्यक्तिगत हितों से वक्फ घोषित कर दी गईं। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में खलिहान, तालाब, पोखर जैसी ग्राम समाज और सरकारी संपत्तियों को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित कर दिया गया है, जो नियमों के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है उसका उपयोग गरीब मुसलमान के लिए, विधवा के लिए, यतीम बच्चों के लिए होगा और जो वक्फ की जायदाद पर कुंडली मारे बैठे हैं बड़े बड़े लोग, वो सब अब वक्फ की जायदाद को लूट नहीं सकेंगे। एक भी ईदगाह, दरगाह, मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल पे वो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, संपत्ति वापस नहीं ले रहा है, केवल ये इसको तार्किक बना रहा है। अब विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 153 करोड़ की आमदनी अब इतनी बड़ी संपत्ति से जो रेलवे और रक्षा के बाद में तीसरे नंबर की है, उससे केवल 153 करोड़ की आमदनी हो रही थी। बाकी किसके पास जा रही थी? जो लोग बिल्डर्स का काम, माफियागिरी का काम, रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं, वो आज राजनीतिक दलों का चोला पहनकर इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी की राजनीति प्रतिष्ठा का ऐसा संग्राम बन चुकी है जिसमें हर रोज एक नए मुद्दे पर आर पार की लड़ाई है। बयानों की चिंगारियों से लगातार यूपी सुलग रहा है और वक्त पर लाए गए कानून ने उस चिंगारी को हवा दे दी है। योगी आदित्यनाथ के बयानों से न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश का विपक्ष बेचैन रहता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर जगह के बड़े विपक्षी नेताओं के निशाने पर योगी आदित्यनाथ अमूमन रहते हैं। आखिर क्यों उनके बयान राष्ट्रीय राजनीति में एक मुद्दा बन जाते हैं? आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए और राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का सम्मान, राष्ट्र नायकों का गुणगान ये राष्ट्र की प्रेरणा होती है और आक्रांताओं का मान मर्दन होना चाहिए। उन्हें महिमामंडित नहीं किया जाना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, हर हाल में बंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ आक्रांताओं पर बयान देते हैं तो ये बयान भी इतिहास की किताबों में दर्ज सही गलत की गलियों को पार करके जातियों की राजनीति में उलझ जाते हैं और फिर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में इसका असर देखने को मिलने लगता है। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है। वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करेंगे। योगी आदित्यनाथ के महापुरुषों या आक्रांताओं पर दिए गए बयानों पर बहस छिड़ती है तो फिर धीरे धीरे यूपी के सौहार्द से होती हुई खालिस वोट बैंक की राजनीति तक आ जाती है और इसमें भी देश भर की विपक्षी पार्टियों के सुर मिल जाते हैं। बहुत ही सौम्यता के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ इन सब चीजों से लड़ने का समय है। ये सरकार जानबूझकर लोगों को उसमें फंसाकर परेशान करना चाहती है, लोगों को प्रताड़ित करना चाहती है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सभी धर्म के लोगों को का सम्मान होना चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए। योगी जी की आसपास कोई जो रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे दारू बिकेगी, वो चाहे भाजपाइयों के हों या किसी के भी हों, और जहाँ पे मीट, मुर्गा, मछली बिकेगा, चाहे वो KFC हो, मैकडोनल्ड हो, वो सब बंद कीजिए। आप जब बातें करते हैं तो आपकी बातों में लगता है कि आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं।
करोड़ों लोग और उनकी आस्थाएं राजनीति के लिए वोट भी होते हैं। जहां वोटों का सवाल होता है वहां राजनीति अपनी सहूलियत के हिसाब से जगह भी तलाश लेती है। सवाल व्यवस्थाओं पर होते हैं, निशाने पर योगी आदित्यनाथ। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सवाल ये उठता है, उत्तर प्रदेश के सीएम के बयान राष्ट्रीय मुद्दा क्यों बन जाते हैं? क्या योगी संपूर्ण विपक्ष के सीधे निशाने पर रहते हैं? आखिर योगी को लेकर देश का विपक्ष इतना एक्टिव क्यों रहता है? या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। क्योंकि गर्मी कैसे हर बयान पर बवाल होता है और बवाल पर बयानों की फिर ऐसी श्रृंखला शुरू होती है कि बात कहीं से कहीं पहुंचने लगती है और राष्ट्रीय राजनीति में वो मुद्दा बन जाता है। कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। होली, ईद, रामनवमी, पूजा स्थल, हर मुद्दे पर विवादों की एक आंधी सी चलती है और विपक्ष उतना ही आक्रामक ढंग से योगी आदित्यनाथ पर सियासी प्रहार करता है। हर हाल में लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और एक शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए, और कानून का राज की पहली शर्त है सुरक्षा, और उसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के अनुसार हमने जो यूपी की आवश्यकता थी वही हमने यूपी के अंदर लागू किया। योगी आदित्यनाथ भले ये मानते हुए सियासत के सफर को आगे बढ़ाते हों कि किसी के बोलने की वो परवाह नहीं करते, लेकिन उनके फैसलों पर विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता है और आरोप भी लगाता है। टीएमसी, आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, योगी सबके निशाने पर रहते हैं। आपका कंपटीशन कहां चल रहा है? एक एक व्यक्ति परेशान है। बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल न्याय के पर्यायवाची के रूप में जो व्यक्ति करे उसे ये सब बोलने का तो कोई हक ही नहीं है। लगातार साजिश तो माइनॉरिटीज के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और पूरी एनडीए कर रही है। देश की राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा और प्रमुख राज्य है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के स्टार फेस भी हैं। उनके बयान कई राज्यों में बीजेपी के लिए हवा बनाते हैं और उनके उठाए मुद्दे राजनीति में जगह बनाते हैं। और अब जिस तरह योगी आदित्यनाथ को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता में इजाफा होता दिखता है, विपक्ष के निशाने पर आना स्वाभाविक है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में अभी लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन आर पार की लड़ाई के ऐलान बार बार सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले को मजबूत करके बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अभी से चुनावी लड़ाई के लिए रोज नए नए दांव चले जा रहे हैं, रोज नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। योगी आदित्यनाथ 2025 में 2027 की लड़ाई का ऐलान और एजेंडा क्लियर कर चुके हैं। जवाब उनकी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आ चुका है कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है
क्योंकि इनका जो वोट बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा, अभी देखिएगा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के दम पर अखिलेश 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिला चुके हैं। पीडीए उनका जांचा परखा दांव है। 2027 की तैयारी में वो एक बार फिर पीडीए पर धार दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ 80-20 के फॉर्मूले पर टिके हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं, स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है। देखिए जो 80 जो हैं वो भी बटे हुए हैं, कोई बटा नहीं है, कास्ट के बेसिस पे बटे हैं। देखिए ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन यूपी के अंदर अभी बाई इलेक्शन हुए थे 10, और 10 के 10 इलेक्शन में से 8 बीजेपी जीती है और 2 समाजवादी पार्टी जीती है। तो मैंने पहले कहा ना 80-20 की लड़ाई है। अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या आपको दे सकते। सीएम योगी के आत्मविश्वास के पीछे विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे हैं। दरअसल कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जिसे समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन बीजेपी ने यहाँ ऐतिहासिक जीत हासिल की। उपचुनाव में बीजेपी को 10 में 8 सीट पर जीत मिली, इसमें मिल्कीपुर भी शामिल है। ये वही सीट है जहाँ से फैजाबाद के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद विधायक रहे। बीजेपी ने सीट पर उनके बेटे को उपचुनाव में हराया। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के दम पर 2027 की लड़ाई जीतने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं, जबकि अखिलेश यादव को पीडीए पर भरोसा है। फिलहाल चुनावों में 2 साल शेष रहते ही लड़ाई तेज होती दिखती है। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।